लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कैसे ब्रिटिश सरकार ने बंगाल को अपने अधीन लेकर भारत में एक बहुत ही मजबूती से सत्ता स्थापित कर ली थी, न सिर्फ प्रशासनिक तौर पर बल्कि राजनीतिक तौर पर भी। और वहाँ के शासक को रास्ते से हटाकर और बंगाल से अच्छी खासी इनकम जनरेट करके वो अब बढ़ते हैं भारत के दूसरे सबसे मजबूत सूबे पर, जिसका नाम है मैसूर। यानी बंगाल को सबसे पहले जीतने के बाद अंग्रेज़ों की अब नज़र पड़ती है मैसूर पर। और पिछले वीडियो में बताया भी था कि बंगाल के बाद अंग्रेज़ों को यानी ब्रिटिश सत्ता को अगर कोई चैलेंज देने वाला था तो वो था सिर्फ और सिर्फ मैसूर, और जिसका शासक था हैदर अली। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन लिख लेते हैं कि मैसूर है क्या। टालीकोटा का युद्ध जो कि होता है 1565 में, उसके बाद विजयनगर साम्राज्य का पूरी तरीके से विघटन हो जाता है, यानी पूरी तरीके से टूट जाता है। और इसके अवशेष पर ही जिन स्वतंत्र राज्यों का जन्म हुआ था उनमें से ही एक मैसूर था। यानी मैसूर एक ऐसा राज्य था जो विजयनगर साम्राज्य के डिक्लाइन के बाद पैदा हुआ था। उस समय यानी ब्रिटिश सत्ता के वक्त मैसूर पर वाडियार वंश का शासन था। तो 18वीं सदी के मध्य यानी लगभग 1750 में इस वंश के अंतिम शासक कृष्णराज द्वितीय, इनके समय में मैसूर राज्य की वास्तविक सत्ता दो मंत्री के हाथों में थी, यानी नंदराज और देवराज। वहीं दूसरी तरफ सन 1720 में हैदर अली का जन्म होता है बुडीकोट नामक स्थान पर, और उनका जन्म बहुत ही साधारण परिवार में होता है। जब हैदर बड़े हुए तो इन्होंने बहुत ही छोटे लेवल पर एक सैनिक के पद पर काम किया था। यूँ तो ये ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनके फ्रांसीसियों के साथ अच्छे संबंध थे, क्योंकि यह होनहार बहुत थे और फ्रांसीसियों के साथ मिलकर अपनी काबिलियत के आधार पर सन 1755 में डिंडीगुल नामक स्थान पर इन्होंने एक आधुनिक शस्त्रागार की नींव डाली, जिसे हम लोग आज एमओ स्टोर बोलते हैं, यानी जहाँ पर गोले बम बारूद बनाए जा सकते हैं। यानी यहाँ से हैदर अली की थिंकिंग आप समझ सकते हैं कि वो उस टाइम पर कितनी आधुनिक सोच रखते थे, जिन्होंने विदेशी आक्रमण के खतरे को सहन करने से पहले ही अपनी तैयारी कर ली थी। सन 1759 ईस्वी में मराठों ने मैसूर पर आक्रमण कर लिया था, जिसमें नंदराज जो कि वहाँ का मंत्री था उसने पूरी तरीके से हार मान ली थी। लेकिन हैदर अली ने मैसूर को बचाने में एक अहम रोल निभाया था, इसीलिए हैदर अली को मैसूर का सेनापति बना दिया जाता है। फिर जब नंदराज मैसूर को संभालने में नाकाम रहते हैं, नंदराज यानी जो अभी मंत्री थे वो मैसूर को संभाल नहीं पा रहे थे, इसके बावजूद भी वो गद्दी छोड़ने के लिए अपनी तैयार नहीं थे। तो मैसूर की राजमाता ने अंग्रेजों, मराठों और निज़ामों से सुरक्षा के लिए, यहाँ पे पॉइंट आउट करना है कि अब क्योंकि नंदराज को हटाना बहुत ही ज़रूरी था, इसीलिए मैसूर की राजमाता ने हैदर अली के साथ मिलकर नंदराज की हत्या करवा दी थी, ताकि वहाँ की गद्दी खाली हो जाए और हैदर अली वास्तविक मंत्री बन जाए, या यूँ कह सकते हैं वास्तविक शासक बन जाए। तो सन 1765 में हैदर अली को मैसूर का शासक बना दिया जाता है। दक्कन में मैसूर राज्य के दो प्रमुख प्रतिद्वंदी थे, यानी इनके दो विरोधी थे। पहले मराठा, जो मैसूर पर आक्रमण करके लूटपाट किया करते थे, क्योंकि मराठों का इनकम का सोर्स ही लूटपाट का रकम होता था, जिसको हम लोग चौथ और सरदेशमुखी कहते हैं। हालांकि इतिहासकारों में इसमें मतभेद है, असल में चौथ और सरदेशमुखी है क्या, बट काफ़ी इतिहासकारों का यही मानना है कि दोनों लूटपाट की रकम होती थी, क्योंकि मराठों का जहाँ पर निवास था वहाँ पर खेती बाड़ी नहीं की जा सकती थी, इसलिए उन्हें मजबूरन इस पर रिलाई करना होता था। तो मराठा पहले आक्रमण करते थे, फिर पराजित राज्य से, यानी जो राज्य इन्होंने हराया है उससे चौथ सरदेशमुखी ले लेते थे, यानी लूटपाट का सामान्य रकम। दूसरे दुश्मन थे हैदराबाद के निज़ाम और मराठाओं ने मैसूर के साथ अवसरवाद जैसा रवैया अपनाया था, यानी जिनको जैसा मौका मिलता था इस तरीके से वो आपस में शामिल होकर आक्रमण कर दिया करते थे। कभी मैसूर मराठा एक तरफ हो जाते थे तो कभी मराठा निज़ाम एक तरफ हो जाते थे। अब मैसूर के इतिहास में प्रवेश होता है ब्रिटिश साम्राज्य का, क्योंकि बंगाल के बाद अगर कोई ब्रिटिश हुकूमत को रोक सकता था वह था मैसूर, क्योंकि वहाँ के शासकों की सोच तत्कालीन समय से काफ़ी आगे थी। जहाँ पर लोग गोली बारूद से परिचित तक नहीं थे, वहीं पर मैसूर के लोग या वहाँ के शासक गोली बनाना जानते थे, तोपों का इस्तेमाल करना जानते थे, और यहाँ तक कि टीपू सुल्तान की अगर बात करें तो उन्हें मिसाइल के सिद्धांत भी आते थे, यानी उनकी थ्योरम उस टाइम पर उन्हें पता थी। इसीलिए स्पेशली स्वतंत्र भारत से पूर्व मिसाइल मैन ऑफ इंडिया टीपू सुल्तान को कहा जाता है। फिलहाल अंग्रेजों को यह पता हो गया था कि अगर मैसूर को रास्ते से नहीं हटाया जाएगा तो भारत में कब्जा जमा पाना कंपनी के लिए, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए तरक्की एक सपना ही बनकर रह जाएगी। इसीलिए मैसूर और अंग्रेजों के बीच हमें इतिहास में 4 युद्ध देखने को मिलते हैं। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध। आंग्ल का मतलब होता है ब्रिटिश, अंग्रेज़, यानी अंग्रेज़ और मैसूर का युद्ध, जो कि लड़ा जाता है 1767 से 1769 के बीच। हैदर अली की बढ़ती हुई ताकत से आशंकित होकर अंग्रेजों ने निज़ाम और मराठाओं के साथ मिलकर एक तिगुट अपनाया। तिगुट मतलब 3 लोग एक ही में शामिल, अंग्रेज़, मराठा और निज़ाम, और मैसूर पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध का एक और कारण यह भी माना जाता है कि हैदर अली की फ्रांसीसियों से मित्रता बहुत थी। अब क्योंकि फ्रांसीसी खुले दुश्मन थे अंग्रेज़ों के, इसीलिए अंग्रेज़ अब फ्रांसीसी को दुश्मन तो मानते ही थे, साथ में हैदर अली को भी दुश्मन मानने लगे। फिलहाल यह पहला ऐसा युद्ध था जिसमें अंग्रेज जीत नहीं पाते, अतः इस युद्ध का विजेता हैदर अली होते हैं। हैदर अली युद्ध करते करते अंग्रेज़ों को मद्रास तक वापस ले जाते हैं।
तो अंग्रेज़ भयभीत होकर पीछे हट जाते हैं और मजबूरन उन्हें मद्रास की संधि करनी पड़ती है। यानी पहला मौका ऐसा देखा जा रहा था कि अंग्रेज़ किसी से हार कर संधि कर रहे हैं। इससे पहले अंग्रेज़ सिर्फ और सिर्फ सिराजुद्दौला से हारे थे, जब सिराजुद्दौला ने कासिम बाजार और फोर्ट विलियम पर आक्रमण करके उस क्षेत्र को अपने कब्जे में कर लिया था। लेकिन इतिहासकारों के कथन के अनुसार वह युद्ध नहीं था, क्योंकि युद्ध में दूसरे पक्ष का लीडर या गवर्नर होना जरूरी होता है और उस युद्ध में कोई गवर्नर नहीं था। लेकिन फिर भी अंग्रेज़ों की तादाद बहुत थी, जिसे सिराजुद्दौला ने लोहे के चने चबा दिए थे। अगर आपने बंगाल का वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके उसे जरूर देख लेना। आती है फिर मद्रास की संधि 1769। यह संधि वॉरेन हेस्टिंग्स, जो कि उस टाइम पर गवर्नर जनरल था भारत का, और हैदर अली के बीच होती है। इस संधि के अनुसार एक के जीते हुए इलाके और सैनिकों को वापस कर दिया जाता है और इस संधि में निर्धारित किया जाता है कि अगर मैसूर पर यानी हैदर अली पर कोई आक्रमण करेगा, चाहे वो मराठा हो चाहे निज़ाम, तो अंग्रेज अवश्य ही उनकी मदद करेंगे। यानी अंग्रेज इनके अधीन पूरी तरीके से दब चुके हैं। ये रहे टीपू सुल्तान, जिनकी पैदाइश होती है 1 दिसंबर 1751 और डेथ हो जाती है अनफॉर्चुनेटली 4 मई 1799 में। और अगर ऊपर देखते हैं तो ये पोर्ट्रेट है हैदर अली का, जो कि पैदाइश थी इनकी 1720 में और डेथ हो जाती है 7 दिसंबर 1782 में। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784। सन 1771 में मराठों ने मैसूर पर आक्रमण किया तो अंग्रेज़ों ने मैसूर का साथ नहीं दिया, यानी मद्रास की संधि का खुलेआम उल्लंघन कर दिया, जिसमें लिखा था कि अगर मैसूर पर कोई भी आक्रमण करेगा तो मैसूर का साथ अंग्रेज़ देंगे। लेकिन अंग्रेज़ों ने इसका पालन नहीं किया, यानी खुलेआम इसकी उल्लंघन कर दिया और यही कारण बना दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध का। अब यहाँ पर क्योंकि हम पहले देख चुके हैं कि मराठा और निज़ाम को सिर्फ मौके की तलाश होती है, तो इस बार उन्होंने हैदर अली के साथ तिगुड़ बनाया। यानी पहले युद्ध में वो अंग्रेज़ के साथ तिगुड़ बना रहे हैं मैसूर के खिलाफ, और अब मैसूर के साथ तिगुड़ बना रहे हैं अंग्रेज़ों के खिलाफ। इस हिसाब से अंग्रेज़ों पर आक्रमण कर दिया। अंग्रेज़ों के अधिकार वाले क्षेत्र, जो कि उनका बहुत महत्वपूर्ण इलाका था अर्काट, उसको सन 1780 में जीत लिया। इसी कारण अंग्रेज़ हैदर अली के खिलाफ युद्ध में कूद जाते हैं। अंग्रेजों ने 1781 में मराठों के साथ सालबाई की संधि कर ली। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पेपर में बहुत पूछा जाता है। सालबाई की संधि कब होती है? 1781 में। किसके बीच होती है? अंग्रेज़ों और मराठों के बीच में। इसके अंतर्गत अंग्रेज़ों ने मराठों को इस युद्ध से बिल्कुल अलग कर दिया। फिर अपने योग्य सेनापति आयरकूट, जिसे तत्कालीन भारतीय गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग ने नियुक्त किया था, की नेतृत्व में एक सेना भेजी। इसमें अंग्रेजों और हैदर अली के बीच पोर्टानोवा का युद्ध होता है 1 जुलाई सन 1781 में। इसमें हैदर अली घायल हो जाते हैं और 7 दिसंबर सन 1782 में हैदर अली इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़कर चले जाते हैं। अब हैदर अली का होनहार पुत्र, जो हैदर अली से भी 2 कदम आगे रहता था, यानी टीपू सुल्तान, उन्होंने सन 1782 से 1784 तक इस युद्ध को बहुत ही आराम से संभाल लिया। लेकिन फिर भी क्योंकि उनके पिता की डेथ हो चुकी थी, इसलिए उनका मन बहुत ही विचलित हो चुका था, यानी उनका कंसंट्रेशन इस युद्ध में नहीं हो पा रहा था। हैदर अली की मृत्यु के बाद मैसूर टीपू सुल्तान के कंधों पर आ जाता है। टीपू ने इस संघर्ष को जारी रखा और 1783 में ब्रिगेडियर मैथ्यूज को हराकर सेना सहित बंदी बना लिया था। लेकिन इसी समय यूरोप में अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच समझौता होता है, जिसके तहत फ्रांसीसी ने अंग्रेज और मैसूर के साथ जो युद्ध चल रहा था उससे अपने हाथ खींच लिए। हालांकि फ्रांसीसियों का इसमें कोई ज़्यादा रोल नहीं था, फिर भी एक सपोर्ट था जो वो हट गया। वहीं टीपू सुल्तान भी अब युद्ध नहीं चाहते थे, क्योंकि उनकी फादर की भी डेथ हो चुकी थी। इसीलिए टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच मंगलौर की संधि होती है। मंगलौर की संधि 1784। यह संधि वॉरेन हेस्टिंग्स और टीपू सुल्तान के मध्य होती है। इस संधि के तहत एक दूसरे के जीते हुए इलाके को और सैनिकों को वापस कर दिया गया। फिर 1784 से 1790 तक यहाँ पर कोई भी युद्ध देखने को नहीं मिलता है, या यूँ कहें कि ब्रिटिश इस टाइम पे अपनी ताकत बढ़ा रही थी ताकि मैसूर को कब्जे में किया जा सके। वहीं टीपू सुल्तान भी इस फिराक में थे कि किसी भी तरीके से अब ब्रिटिश हमारे ऊपर काबिज नहीं होने चाहिए। बट ऐसा होता है कि इतिहास के हर पहलू पर गद्दार कहीं ना कहीं भरे होते हैं, जो आगे टीपू सुल्तान के साथ भी देखने को मिलेंगे। फिलहाल इस दौरान भारत का गवर्नर जनरल भी बदल जाता है। 1784 के पिट्स एक्ट के तहत 1786 में कॉर्नवालिस भारत का गवर्नर जनरल बनकर आता है, जो कि 1793 तक यहाँ पर रहता है। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792। टीपू सुल्तान मंगलौर की संधि से खुश नहीं थे, इसीलिए टीपू सुल्तान ने अपने दूत फ्रांस भेजे, जिससे उन्हें फ्रांसीसियों से फिर से सहायता मिल सके। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि उन्होंने फ्रांस में दूत इसलिए भेजे थे ताकि वह अपने मेंबरशिप को बरकरार रख सके। जैसा कि हम जानते हैं कि टीपू सुल्तान फ्रांस के जैकोबिन क्लब से जुड़े हुए थे, या एक यूँ कह सकते हैं कि क्रांतिकारी प्रकार का एक क्लब था। यानी उस टाइम पे वो क्लब की ज्वाइनिंग कर रहे थे जब इंडिया में किसी को क्लब का मतलब भी नहीं पता था। इसीलिए उन्होंने अपने राजदूतों को वहाँ पर भेजा था। फिलहाल बात जो भी हुई हो,
जब अंग्रेजों को ये बात पता चलती है तो अंग्रेज टीपू सुल्तान से नाराज़ हो जाते हैं और उन पर आक्रमण कर देते हैं कि भला वो फ्रांसीसियों से मदद लेने क्यों पहुँचे, या उनका राजदूत फ्रांसीसियों से मदद लेने क्यों पहुँचा। टीपू सुल्तान को श्रीरंगपट्टनम के किले पर घेर लिया जाता है और यहाँ पर टीपू सुल्तान आसानी से जीत रहे होते हैं। लेकिन फिर वही है कि भारतीय इतिहास में गद्दारों की कभी कमी नहीं हुई है, यानी फिर से अंग्रेजों के साथ कुछ भारतीय गद्दारों ने मिलकर टीपू सुल्तान को सरेंडर करने के लिए मजबूर कर दिया। और अगर यह गद्दारी ना हुई होती तो आज भारतीय इतिहास कुछ अलग होता। ठीक उसी तरीके से जिस प्रकार राय दुर्लभ, जगत सेठ जैसे और मीर जाफर जैसे लोगों ने बंगाल में सिराजुद्दौला से गद्दारी की थी। टीपू सुल्तान को मजबूर होकर तत्कालीन यानी उस समय के भारतीय गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस के साथ संधि मजबूरन करनी पड़ती है। इस युद्ध में कॉर्नवालिस के साथ मराठा और निज़ाम ने भी टीपू सुल्तान के खिलाफ लड़ाई की थी, यानी ये फिर मौका परस्त लोग अंग्रेज के साथ हो चुके थे, या यूँ कह सकते हैं कि भारतीय ही भारतीय के खिलाफ लड़ रहा था। श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792, ये संधि टीपू सुल्तान और उस समय के भारतीय गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस के बीच होती है। इस संधि के तहत टीपू सुल्तान को मजबूरन अपना आधा राज्य अंग्रेजों और अंग्रेजों के सहयोगी यानी मराठों और निज़ामों को देना पड़ता है। युद्ध हार जाने के तौर पर 3 करोड़ रुपए वसूलने के लिए टीपू सुल्तान को मजबूर किया जाता है और जब तक यह रुपए चुकता नहीं हो जाते तब तक के लिए टीपू सुल्तान के दोनों पुत्रों को यानी मोइनुद्दीन और अब्दुल खालिक को कॉर्नवालिस के पास बंधक के तौर पर बांधकर रखा जाएगा। अब यहाँ पर क्योंकि परिवार वाली बात आ जाती है जिससे टीपू सुल्तान पूरी तरीके से संधि को मानने के लिए मजबूर हो जाते हैं। कॉर्नवालिस भारत में हस्तक्षेप नीति के लिए जाना जाता है वैसे तो, यानी उसने कभी भी भारतीय राज्य में हस्तक्षेप नहीं किया है तो सिर्फ और सिर्फ मैसूर में। इसीलिए वो एक कोट कहता है कि अपने मित्रों को यानी मराठों और निज़ामों को शक्तिशाली बनाए बिना ही हमने अपने दुश्मन यानी मैसूर को हरा दिया, यानी हमने मराठों निज़ामों को पावर भी नहीं दी और मैसूर को भी कुचल दिया। चौथा, आंग्ल मैसूर युद्ध। सन 1799 में भारतीय गवर्नर जनरल वेलजेली था। उसने टीपू के साथ सहायक संधि का प्रस्ताव रखा, लेकिन टीपू सुल्तान ने इस संधि को मानने से इनकार कर दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि इस संधि को स्वीकार करने वाले लीडर को, चाहे वो राजा हो, चाहे महाराजा हो, चाहे नवाब हो, चाहे निज़ाम हो, वह अपने राज्य की सेना उसे हटानी पड़ती है और उस राज्य में अंग्रेजी सेना रखनी पड़ती है। साथ ही इस राज्य में एक अंग्रेज अधिकारी भी रहेगा जो उस राज्य में राज्य और सरकार के बीच यानी ब्रिटिश शासन के बीच सामंजस्य स्थापित करेगा और वह राज्य किसी भी पड़ोसी राज्य के साथ किसी प्रकार का समझौता नहीं कर सकता, वह न ही खुली दुश्मनी रख सकता है और ना ही किसी से मित्रता रख सकता है, यानी ब्रिटिश सरकार की अनुमति के बगैर वो कुछ भी नहीं कर सकता है। और अगर समझौता करना भी है तो कंपनी से इजाज़त लेनी पड़ेगी। वहीं की वहीं पूरी सेना यहाँ तक कि उसके अधिकारी को सैलरी भी सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों को ही देनी होगी। एक लाइन में अगर कहा जाए तो सहायक संधि को स्वीकार करने वाला राज्य पूरी तरीके से ब्रिटिश सरकार के अधीन हो जाता है और अपनी शक्ति को पूरी तरीके से खो देता है, या यूँ कहें कि एक अपाहिज राज्य बनकर रह जाता है जिसकी धड़कनें तो चल रही होंगी बट उसके सारे शरीर के अंग कट चुके होंगे। तो इसीलिए टीपू सुल्तान ने इस संधि को मानने से इनकार कर दिया और यही रीज़न होता है अंग्रेज़ों और टीपू सुल्तान के मध्य युद्ध का। लेकिन इस युद्ध में पहले टीपू सुल्तान अंग्रेज़ों के ऊपर भारी पड़ रहे थे, यानी उनकी हिम्मत अब भी चौथे युद्ध में बरकरार थी। लेकिन फिर से एक बार टीपू सुल्तान के लोगों ने ही इनके खिलाफ गद्दारी कर दी और श्रीरंगपट्टनम के किले के दरवाजे पर ही टीपू सुल्तान को कत्ल कर दिया जाता है। उनके परिवार को वेल्लोर में कैद कर लिया जाता है। अंग्रेजों ने मैसूर के अधिकतर भाग को ब्रिटिश भारत में मिला लिया होता है और शेष बचे हुए भाग को वाडियार वंश जो हैदर अली के संरक्षण में पल रहे थे उनके एक छोटे से बालक को राजा बनाकर सौंप दिया जाता है। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से इन्होंने बंगाल को पूरी तरीके से अपने अधीन करके एक छोटे से शासक नजमुद्दौला को बैठा दिया था, वैसे ही इन्होंने मैसूर में भी एक छोटे से बालक को गद्दी पर बैठा दिया ताकि मैसूर का सारा दारोमदार अब ब्रिटिश कंपनी के अधीन आ जाए, और यही होता है। तो इस तरीके से देखा जाए कि सन 1799 तक मैसूर भी भारत के अभिन्न हिस्से से हटकर ब्रिटिश भारत के अधीन आ जाता है।